हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईएनएन। एंड आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 एयर। तो इस चैप्टर में हमारे आसपास जो हमारी एयर है उसके बारे में हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहले पैराग्राफ में हमको क्या बताया गया है देखते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो हमारी अर्थ है उसको एक चीज ने सराउंड करके रखा है, बिल्कुल उसको घेर के रखा है, ठीक है, एक ब्लैंकेट की तरह। और उसी चीज को हमने बोला है एटमॉस्फेयर, ठीक है, ब्लैंकेट ऑफ एयर, इसी को हमने बोला है हमारा एटमॉस्फेयर। और जितने भी लिविंग बींग्स हमारी अर्थ पर रहते हैं, ठीक है, वो पूरी की वो हर तरीके से इस एटमॉस्फेयर पे ही डिपेंडेंट है। किसके लिए? सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए। और फिर आगे बताया कि जो जो हवा हम सांस लेने के लिए यूज करते हैं, है ना, यही हवा हमको सूरज से आने वाली हार्मफुल किरणों से भी बचाया करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेज, जो सन से आती हैं। लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर होती है, ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर से क्या होता है, जितनी भी हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं उस सन की, उस रोशनी के, उस रेस के, वो क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए। आगे बताते हैं, अगर हमारे को ये ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन जो है, जो हमारा एटमॉस्फेयर जो हमको प्रोटेक्ट करता है सन से, अगर ये हमको नहीं मिलता है, अगर हमारी अर्थ पे ये एटमॉस्फेयर ही नहीं होता है ना, तो क्या होता, हमारी अर्थ पे रहने वाले सभी लोग जल जाते हैं, क्योंकि सूरज की गर्मी बहुत ज्यादा होती है दिन के समय में। और रात के समय में क्या होता है, रात के समय में सूरज जब नहीं होता तो हमारी जो अर्थ होती है वो बिल्कुल फ्रीज सी हो जाती है, बहुत सर्दी होती है रात के समय में। लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर के कारण क्या होता है, दिन में बढ़िया गर्मी रहती है, और दिन भर की जो गर्मी रहती है वो हमको रात में भी सर्दी से बचाती है। और ये कारण है हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से, ठीक है। हमारा एटमॉस्फेयर क्या करता है, जो भी हमारे अर्थ में जो भी हीट हीट जो बच जाती है सन की रेस से, उसको एस्केप नहीं होने देता है स्पेस में, ठीक है, वो हमारी अर्थ में रिटेन रहती है। वो वार्मथ जो रहता है हमारे सन का, वो रिटेन रहता है। तो नाइट भी हमारी सही साइड रहती है और हमारा जो दिन है वो भी सही साइड निकल जाता है। आगे यहाँ पे बताते हैं कि ये जो मास ऑफ एयर है, ठीक है, इसने हमारे अर्थ के टेम्परेचर को लिवेबल बनाया, लाइवेबल बना दिया है। तो हमारा जो एयर है, हमारा जो एटमॉस्फेयर, इसी की वजह से आज हमारी अर्थ पे जो टेम्परेचर है वो जीने लायक है, ठीक है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी। हम अच्छे से इस टेम्परेचर पे सरवाइव कर जाते हैं। अब एक काम करते हैं, एटमॉस्फेयर की एक पिक्चर देखते हैं कैसा होता है हमारा एटमॉस्फेयर। तो अभी हम लोग जो पिक्चर देख रहे हैं ये एक्चुअली में हमारे स्पेस स्टेशन से क्लिक करी गई है, हमारे सैटेलाइट से, ठीक है। तो इस पिक्चर में आप देखिए, आपको जो ब्लैक पोर्शन ये जो मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, ये तो हमारा स्पेस है, और ये स्पेस में हमारा, ये हमारा दूर दिख रहा है हमारा मून, हमारा चांद, ठीक है। और ये हमारी अर्थ वाला पोर्शन है। लेकिन देखिए, स्पेस और अर्थ के बीच में एक लेयर आपको दिख रही है ब्लूइश कलर में, देखिए ब्लू ब्लू सी आपको एक लेयर दिख रही है ना, ये लेयर में ही क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर है। मतलब ये लेयर ही क्या है, हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर। इसी में तरह तरह की गैसेस हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी गैस हो गई, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। और यही क्या करती है, हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है सन की हार्मफुल रेस से। तो ये स्पेस और हमारी अर्थ के बीच में ऐसा एक ब्लूइश कलर से आपको जो दिखता है, यही हमारा एटमॉस्फेयर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपको इस पिक्चर से समझ में आ गया कैसा है हमारा एटमॉस्फेयर। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि हमारा एटमॉस्फेयर किन किन चीजों से मिलकर बना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बताते हैं कि जिस हवा को हम लेते हैं सांस लेने के लिए, ठीक है, एक्चुअली में जो हवा हम अपनी बॉडी में इनहेल करते हैं, इसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, ठीक है। बहुत सारी गैसेस में भी हमारे को जो ज्यादा जरूरत है वो कौन सी गैस है, वो है ऑक्सीजन की। और उसके बाद अगर कोई सबसे ज्यादा जरूरी गैस है हमारे लिए, तो वो है हमारा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस दोनों हमारी बॉडी के अंदर हम लोग इनहेल करते हैं। और नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस व्हिच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा जो हिस्सा कवर है वो है नाइट्रोजन ने। नाइट्रोजन ने सबसे ज्यादा हिस्सा हमारे एटमॉस्फेयर में कवर किया है, उसके बाद हमारी ऑक्सीजन है। और कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ओजोन जो है मैंने अभी आपको बोला था, ओजोन लेयर, ओजोन भी एक तरह की गैस होती है। जैसे ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2, लेकिन ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। मतलब दो ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं हमारी, जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं। और ओजोन, अगर तीन ऑक्सीजन मिले तो बनेगा O3, और O3 होता है ओजोन। उसी तरह आर्गन हैगा, हाइड्रोजन हैगा, है ना, ये थोड़ी कम क्वांटिटी में देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, देन ऑक्सीजन। और इसके अलावा भी हमें बताते हैं कि बहुत सारी दूसरी गैसेस भी कई बार देखने को मिलती हैं। और टाइनी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, धूल के कुछ छोटे छोटे कण भी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं। अब हमको यहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर को अगर हम एक सर्कल में डिनोट करें, ठीक है, तो ये देखिए, ये एक सर्कुलर शेप जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो सर्कल में आपको ये जो शेप दिख रहा है, कि मान लीजिए हमारा एटमॉस्फेयर, यहाँ पे बताते हैं स्पाई चार्ट की हेल्प से
कि इसमें जो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पूरा पोर्शन है नाइट्रोजन, जो कि 78%। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% जो गैस है वो है नाइट्रोजन। उसके बाद यहाँ पे ये जो ब्लूइश पोर्शन जो दिख रहा है ना, ये है हमारा 21% ऑफ कंप्लीटली फिल्ड विथ ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद अब आप देखिए 78% और 21%, अभी भी कुछ परसेंटेज बच जाता है 1% के आसपास, है ना। तो ये 1-2% के आसपास की जो चीजें, उसमें आपको आर्गन मिल जाएगा आपको 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.03%, ये दोनों भी गैस है। और छोटी मोटी और जो गैसेस होती है वो 0.04%। तो मेनली देखा जाए, सबसे पहले नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मिलेगी हमारे एटमॉस्फेयर में, देन वी हैव ऑक्सीजन, देन वी हैव आर्गन एंड देन वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखते हैं फिर क्या बताया यहाँ पे। तो यही बताते हैं कि इस पाई चार्ट में हमको परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर बताए गए हैं। हमारी एयर के जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना, अलग अलग गैसेस है कितनी है उसमें, उनका एक परसेंटेज के हिसाब से हमको एक कॉन्फ़िगरेशन बताया गया है। और आगे बोलते हैं कि जो हमारा नाइट्रोजन है वो सबसे ज्यादा है हमारे एटमॉस्फेयर में। और जब हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस अंदर लेते हैं, तो हम कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन भी हमारी बॉडी में, हमारे लंग्स में ले लेते हैं और फिर उसको एक्सहेल कर देते हैं, सांस वापस छोड़ते हैं, है ना। लेकिन जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना, वो भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन पे बहुत डिपेंड करते हैं उनके सर्वाइवल के लिए। मतलब प्लांट्स को क्या होता है, नाइट्रोजन गैस की भी बहुत जरूरत होती है। लेकिन वो लोग इस नाइट्रोजन, ये जो नाइट्रोजन गैस है ना, इसको डायरेक्टली हवा में से तो वो लोग नहीं ले सकते। तो वो लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया का यूज करते हैं। और ये जो बैक्टीरिया होता है ना, ये हमारी जो मिट्टी होती है जिसमें हम प्लांट को जिसमें हम प्लांट लगाते हैं, जिस मिट्टी में, उस मिट्टी में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। और उस प्लांट की रूट्स में, उसकी जड़ों में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, जो कि क्या करते हैं, हमारे आसपास की जो एयर में जो नाइट्रोजन होती है उसको ऐसी चीज में कन्वर्ट कर देते हैं जिसको प्लांट आराम से यूज कर पाए। मतलब प्लांट नाइट्रोजन का यूज कर रहे हैं बैक्टीरिया की हेल्प से, और ये बैक्टीरिया उनकी रूट्स में होता है ना, आसपास की मिट्टी में और रूट्स में, जो कि उसके आसपास की जो एयर है उसमें से नाइट्रोजन को लेता है और कुछ ऐसे कन्वर्ट करता है कि प्लांट उसको ले पाए, है ना। और इसके पहले हम आगे बढ़े, हम यहाँ पे एक बार कर लेते हैं, डू यू नो सेक्शन में कुछ बताया गया हमको। यहाँ बताते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो हमारे एटमॉस्फेयर में एक इफेक्ट क्रिएट करती है जिसको हमने बोला है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। और इससे क्या होता है, जो हमारे सूरज की जो रोशनी होती है ना, उससे क्या होता है, जो भी सूरज की रेज जब आती है तो हमारी अर्थ में गर्मी सी हमको लगती है, तो ये गर्मी को ना ट्रैप कर लेता है। मतलब सूरज की रोशनी इंटर तो कर जाती है लेकिन बाहर वापस नहीं निकल पाती रिफ्लेक्ट होके। इसके कारण हमारी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है ना, वो थोड़ा गर्म बना रहता है। और आगे बताते हैं कि इट इज देयरफॉर कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को कौन सी गैस बोला है, ग्रीन हाउस गैस। अब इसको ग्रीन हाउस गैस इसलिए बोला है क्योंकि इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बिना हमारी अर्थ पर बहुत ज्यादा सर्दी होगी, बहुत ज्यादा ठंड होगी, और इसके कारण हमारा रहना काफी मुश्किल हो जाएगा। आगे देखते हैं। फिर आगे बताते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड कुछ ज्यादा ही हो जाए, ठीक है, उससे क्या होगा, हमारी एटमॉस्फेयर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा। कैसे, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि हमारी अर्थ पर जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, फैक्ट्री से निकलने वाला जो धुआं होता है, ठीक है, इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है। और उसके कारण क्या होता है, हमारी अर्थ में हीट भी बढ़ने लगती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो हमारी अर्थ की हीट को क्या करती है, बचा कर रखती है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो हमारी अर्थ की हीट भी बढ़ेगी, और इसी के कारण क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग मतलब हमारी पूरी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है, हमारी अर्थ पे जो पोल्स है ना, जहाँ पे पूरा जो बर्फ से ढके हुए होते हैं, उनकी जो बर्फ है, जो ग्लेशियर्स है, वो पिघल रहे हैं। अब वो ग्लेशियर्स जब पिघलेंगे तो उनका पानी समंदर में मिलेगा। समंदर में जब उनका पानी मिलेगा तो समंदर में बाढ़ आएगी। अक्सर उस एरिया में बाढ़ देखने को मिलेगी जो समंदर के किनारे जो जगह बसी हुई है ना, जो सिटी समंदर के किनारे हैं, वो बाढ़ का शिकार हो सकती हैं। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड एक लिमिट में ही हमारी एटमॉस्फेयर में होना चाहिए। अगर वो लिमिट ब्रीच हो जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग होती है, जो कि बहुत गलत है हमारी अर्थ के लिए। फिर आगे बताते हैं कि हमारे क्लाइमेट में बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस आजकल देखने को मिल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी अर्थ जो हमारा प्लेनेट है, उस पर क्या हो रहा है, बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं, बिल्कुल जड़ से ही बिल्कुल खत्म हो जा रहे हैं, गायब हो जा रहे हैं। एनिमल्स के साथ भी यही हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि हमारी अर्थ की हर एक चीज हमारे एटमॉस्फेयर पे एक प्रभाव छोड़ती है। ठीक है, आगे देखते हैं। और अभी हमने यहाँ पे देख ही लिया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो एक बैक्टीरिया की हेल्प से नाइट्रोजन जो आसपास की एयर में होती है उसको यूज करते हैं।
अब हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन के बाद सबसे ज्यादा जो गैस होती है हमारे एटमॉस्फेयर में वो है हमारी ऑक्सीजन। और हम ह्यूमंस हो गए या एनिमल्स हो गए, हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं सांस लेने के लिए। और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। एक प्रोसेस होती है जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में पानी उनको दे देते हैं। अब इससे क्या होता है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर हम लोग पेड़ों को काटते जाएंगे तो जो बैलेंस है ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे एटमॉस्फेयर में, वो बिगड़ जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है ना ऑक्सीजन के बाद। यहाँ पे बताते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स है वो CO2 का यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का खाना बनाने के लिए, और ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया उनने। ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, ये दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम ह्यूमंस और एनिमल्स जो रिलीज करते हैं, लगभग उसके बराबर की ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो प्लांट लोग कंज्यूम कर लेते हैं। मतलब एक तरह का बैलेंस यहाँ पे बन गया है। जो कार्बन डाइऑक्साइड हम हमारी ह्यूमन बॉडी अपना हमारी बॉडी से जो आउट होती है वो हमारे प्लांट्स यूज कर लेते हैं। इससे क्या होगा, अगर हम लोग प्लांट्स लगा के रखेंगे तो हमारी अर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल नहीं बढ़ेगा जो हम लोग रिलीज करते हैं, है ना, और हमारी अर्थ पे ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारी अर्थ पे हमारे को बहुत सारे प्लांट्स लगाने चाहिए, ट्रीज लगाने चाहिए। और यहाँ पे बताते हैं कि ये जो बैलेंस है कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, गैसेस का जो बैलेंस है हमारे एटमॉस्फेयर में, ये एक कारण से और ये बिगड़ जाता है, वो है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। जैसे कि कोल हो गया, ऑयल हो गया। कोल मतलब कोयले को जला रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है ना, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना। ऑयल ऑयल क्या होता है, ऑयल जैसे पेट्रोल हो गया, तो पेट्रोल वगैरह हम गाड़ी में डालते हैं तो हमारी गाड़ी से भी कई हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, है ना। और दे एड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। और हर साल ये बिलियंस ऑफ टन्स में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। इसके कारण क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम बढ़ती जा रही है, और इसके कारण हमारी अर्थ का वेदर हो गया, हमारी अर्थ का क्लाइमेट हो गया, ये सब पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। सबसे बुरा असर होता है ग्लोबल वार्मिंग, जिसके कारण हमारे ग्लेशियर्स पिघलने लगे हैं और हमारे ओशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे डू यू नो सेक्शन में बताते हैं कि जब एयर को हीट किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान से सुनना। जब किसी भी जगह की जो एयर है, वहां पे जो हवा है, जब उसको हीट किया जाए, या फिर हीट तो ना किया जाए, है ना, जब उसमें गर्मी बढ़ जाए, वहां पे टेम्परेचर बढ़ जाए, तो वो जो एयर होती है वो लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है, और वो आसमान में ऊपर की ओर उठने लगती है, ठीक है। और जो ठंडी हवा होती है, जो कोल्ड एयर होती है, वो डेंसर होती है, बहुत घनी एयर होती है, ठीक है। और वो क्या होती है, इतनी भारी होती है कि वो आसमान से नीचे की ओर दबने लगती है, सिंक डाउन होने लगती है ना। और आगे यहाँ पे बताते हैं, व्हेन हॉट एयर राइजेस, कोल्ड एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरिया rushes there to fill in the gap and that is how air circulation takes place। मतलब देखिए, सुनो, मैं आपको बताता हूँ इजी लैंग्वेज में। हमारे आसपास जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, वहां की एयर में सन की अच्छी रोशनी पड़ रही है, बढ़िया गर्मी हुई, एयर वहां पे टेम्परेचर बढ़ गया, एयर वहां की क्या हो गई, लाइट हो गई। जब वहां की जो एयर है वो लाइट हो गई, तो वो वाली एयर ऊपर चली गई। अब आसपास के एटमॉस्फेयर में जहाँ पे भी जो ठंडी एयर थी, वो क्या होगी, उस एयर की जो जगह खाली हो गई उसको भरने के लिए वो हवा वहां से उस जगह पे आ जाएगी। इससे क्या हुआ, एयर का होगा सर्कुलेशन। इस तरीके से हमारी एयर फ्लो करती है। टेम्परेचर बढ़ने पे एयर लाइट हो जाती है, ऊपर की ओर हो जाती है, टेम्परेचर घटने पे एयर नीचे की ओर आ जाती है। अभी आगे इसको डिटेल में देखते हैं फटाफट। तो यहाँ पे आप पहले हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। 5 लेयर्स है हमारे एटमॉस्फेयर में, 5 लेयर्स डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। सबसे पहले जिस लेयर के आसपास हम लोग हैं, जहां पे हम लोग रहते हैं, उसको हमने बोला है ट्रोपोस्फियर। आफ्टर दैट स्ट्रेटोस्फियर, देन मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, और लास्ट में हमको मिलता है एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर के बाद हमारे स्पेस शुरू हो जाता है, अंतरिक्ष आ जाता है। तो अब एक काम करते हैं, पहले ट्रोपोस्फियर को देखते हैं फटाफट। तो ये जो लेयर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की। इसकी जो हाइट है वो है 13 किलोमीटर तक। मतलब हमारे अर्थ के लेवल से, हमारी जमीन के लेवल से अगर आप 13 किलोमीटर तक अगर आप ऊपर जाएं आसमान में, तो 13 किलोमीटर तक जो आपको लेयर मिलेगी एटमॉस्फेयर की, उस लेयर को हमने बोला है ट्रोपोस्फियर। और ये जो लेयर है, इसी में क्या है, आपको हवा देखने को मिलती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है। and almost all the weather phenomena like rainfall, fog, hailstorm occur in this layer। और जितना भी चीजें आपने देखी आज तक, पानी का गिरना, बर्फ का गिरना, धुंध का छा जाना, ओले गिरना, ये सब इसी लेयर के अंदर होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर स्ट्रेटोस्फेयर को देखा जाए तो ट्रोपोस्फेयर के जस्ट अबव जो शुरू होता है वो होता है ट्रोपोस्फेयर के जस्ट अबव से जो एटमॉस्फेयर की लेयर है उसको हमने बोला है स्ट्रेटोस्फेयर। तो जो ट्रोपोस्फेयर था वो 13 किलोमीटर तक था, और 13 किलोमीटर के बाद
50 किलोमीटर तक के हाइट पे आपको जो लेयर देखने को मिलेगी उसको हमने बोला है स्ट्रेटोस्फेयर। और ये जो लेयर होती है, इस लेयर के बीच में ना आपको कोई बादल देखने को मिलेंगे, ना यहाँ पे आपको वेदर का कोई भी फिनोमिना देखने का मिलेगा। फॉर एग्जांपल इस लेयर में ना तो पानी गिरता है, ना तो यहाँ पे बर्फ गिरती है, ना कोई मौसम का कोई बदलाव नहीं होता। जो भी ये मौसम का जो बदलाव होता है, पानी गिरना, बर्फ गिरना, ये सब ट्रोपोस्फेयर वाली लेयर से होता है। उसके ऊपर ये सब कुछ भी नहीं होता। और फिर आगे यहाँ पे बताते हैं कि ये जो लेयर है ये सबसे अच्छी कंडीशन क्रिएट करती है किसी भी एरोप्लेन को उड़ने के लिए। मतलब जब हमारा जो एरोप्लेन जब एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है तो वो ट्रोपोस्फेयर को भी क्रॉस कर जाता है, और वो कहां पे जाके स्पीड गेन करता है, वो स्पीड गेन करता है स्ट्रेटोस्फेयर में। क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में ना तो उसके बीच में क्लाउड्स आते हैं, ना तो वहां पे पानी गिरता है, ना ओले गिरते हैं। इस कारण जो एरोप्लेन होता है वो अपना इजीली फ्लाई कर सकता है हमारे एटमॉस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर में आपने कई बार अगर अगर आप लोग एरोप्लेन में बैठे होंगे तो कई बार आपने पानी गिरते भी देखा होगा, तो आपको ऐसा लगता होगा आपका एरोप्लेन तो काफी हाइट पे रहता है, लेकिन आप एरोप्लेन की विंडो से जब बाहर देखते हो तो आपको ऐसा लगता है बादल तो नीचे की ओर है, और नीचे कहीं पानी गिर रहा है ना। ऐसा होता है। आप एरोप्लेन में कभी बैठे तो इस चीज को नोटिस करना। और फिर आगे बताते हैं कि जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है इसी में एक लेयर होती है जिसको हमने बोला ओजोन लेयर, जो कि ओजोन गैस से बनी हुई है। मतलब जो लेयर हमको सूरज की खतरनाक किरणों से बचाती है, ठीक है, वो लेयर हमारी ट्रोपोस्फेयर में नहीं है, ट्रोपोस्फेयर में नहीं, वो लेयर है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम मीजोस्फेयर के बारे में। ठीक है, तो मीजोस्फेयर देखिए, ये जो डायग्राम आपको बगल में दिख रहा है इसमें दिखाया भी है। जैसे ये माउंट एवरेस्ट की हाइट से भी थोड़ी ऊंचाई तक क्या है, ट्रोपोस्फेयर वाला पोर्शन है। और ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में एक बाउंड्री होती है जो दोनों को डिवाइड करती है, उसको हमने बोला है ट्रोपोपॉज। ठीक है, ट्रोपोपॉज मतलब यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर खत्म हो रहा है। और देखिए यहाँ पे बताया भी, जो एरोप्लेन देखिए, एरोप्लेन स्ट्रेटोस्फेयर वाले जोन में उड़ रहा है। आप देख सकते हैं ये जो एरोप्लेन है, ये देखिए ये ट्रोपोस्फेयर वाले जोन में, सॉरी ये स्ट्रेटोस्फेयर के जोन में उड़ रहा है। और जो हमारी ओजोन लेयर है वो भी इसी जोन में। ट्रोपोस्फेयर के बाद हमको यहाँ देखने को मिलेगा ये वाला जो पूरा पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं मीजोस्फेयर। तो ये मीजोस्फेयर में क्या क्या होता है जरा इसको भी देख लो, और इसकी हाइट क्या होती है वो भी जरा पता करी जाए। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो मीजोस्फेयर है ये 80 किलोमीटर तक रहता है। मतलब स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर में फैला है, और हमारा ट्रोपोस्फेयर जो सबसे स्टार्टिंग की जो लेयर है वो 13 किलोमीटर में फैली है। अब ये जो मीजोस्फेयर है ये 80 किलोमीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ 80 किलोमीटर तक ऊपर आपको हाइट पे मीजोस्फेयर देखने को मिलता है। अब मीजोस्फेयर में यहाँ पे बताते हैं कि जो मीटेरोइड्स होते हैं, ठीक है, ये जनरली जो हमारी अर्थ में जब एंटर करते हैं तो वो मीजोस्फेयर से नीचे की लेयर पे आ ही नहीं पाते, स्ट्रेटोस्फेयर तक वो नहीं पहुंच पाते, वो इसी लेयर के बीच में क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से जल जाते हैं। ठीक है, तो मीजोस्फेयर के बारे में हमने देखा जहाँ पे जनरली जो मीटियोर्स होते हैं वो यहीं पे जल के राख हो जाते हैं। मीजोस्फेयर के जस्ट बीच में और थर्मोस्फेयर के बीच में एक बाउंड्री है मीजोपॉज की, और इसके बाद शुरू हो जाता है हमारा थर्मोस्फेयर। अब थर्मोस्फेयर को देखते हैं फटाफट क्या है ये। तो थर्मोस्फेयर क्या है, ये हैगा इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विथ इंक्रीजिंग हाइट। तो थर्मोस्फेयर में क्या हो रहा है, टेम्परेचर बहुत रैपिडली क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है। एंड आयनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर, और इस थर्मोस्फेयर में एक पार्ट और होता है जिसको हमने आयनोस्फेयर बोला, ये हमको याद रखना है। एंड इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 टू 400 किलोमीटर्स। ठीक है, मतलब 80 से 400 किलोमीटर तक आपको ये आयनोस्फेयर देखने को मिलेगा, जो कि किसका पार्ट है, थर्मोस्फेयर का ही पार्ट है। एंड यही जो लेयर है ये हमारे रेडियो ट्रांसमिशन में बहुत हेल्प करती है। इनफैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। जो हम रेडियो वेव्स हम लोग जो ट्रांसमिट करते हैं, अलग अलग जो हमारे सिग्नल्स होते हैं, वो इसी लेयर से वापस क्या होते हैं, ट्रांसमिट बैक होते हैं। ठीक है, यहीं से इनका रिफ्लेक्शन होता है। तो ये लेयर हमारे जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसके लिए काफी यूजफुल लेयर है। और उसके बाद हमें लास्ट में देखना है एक्सोस्फेयर, और ये रहा हमारा एक्सोस्फेयर, सबसे बाहर वाला जो पार्ट है जिसके बाद स्पेस शुरू हो जाएगा। और ये बहुत पतली लेयर होती है, इसमें आपको गैसेस देखने को मिलेंगी, हीलियम और हाइड्रोजन, और इसके जस्ट बाद स्पेस अंतरिक्ष शुरू हो जाएगा। तो अभी हमने काफी लेयर्स के बारे में समझा। इस डायग्राम को हमको याद रखना होगा। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन वी हैव मीजोस्फेयर, और उसके बाद थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर का एक पार्ट आइनोस्फेयर कहलाता है, एंड एट लास्ट वी हैव एक्सोस्फेयर। और जो हमारी ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर में, एरोप्लेन कहाँ पे उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर में उड़ते हैं। और जितनी भी ऑक्सीजन जो हम लोग यूज करते हैं वो किस एरिया से यूज करते हैं, वो ट्रोपोस्फेयर वाले एरिया से यूज करते हैं। बारिश वगैरह भी किस लेयर में होती है, ट्रोपोस्फेयर में स्टार्ट होती है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे के टॉपिक्स को देखा जाए।
And now we will see weather and climate. सो वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, हमको पढ़ लेते हैं। वेदर क्या होता है? वेदर इज दिस आर टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब घंटे दर घंटे, दिन पर दिन जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो बदलाव होते हैं, जो कंडीशंस बनी रहती हैं, उसी को हमने वेदर बोला है। और एक गर्म और ह्यूमिड वेदर जो होता है वो बहुत इरिटेबल होता है, उसमें हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर एक बहुत अच्छा वेदर है तो वो होगा ब्रीजी वेदर, हवा बढ़िया चल रही है, सब लोग चेयरफुल हो जाते हैं एंड इवन प्लान फॉर एन आउटिंग, मतलब बाहर जाने का भी डिसाइड कर लेते हैं। एंड यहाँ पे बताते हैं कि जो वेदर है वो कभी कभी ड्रामेटिकली चेंज होता है फ्रॉम डे टू डे, है ना। मतलब आज अगर सर्दी थी तो हो सकता है कल गर्मी होने लगे, हो सकता है तीसरे दिन पानी ही गिर जाए, तो कोई अपन कुछ कंफर्म नहीं रहता वेदर का भी। एंड हाउएवर द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। लेकिन जो एवरेज वेदर कंडीशन होती है ना, वो किसी भी जगह का क्लाइमेट बताती है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। जैसे जो हमारा इंडिया है, यहाँ का क्लाइमेट आप भी जानते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप सेंट्रल इंडिया में रह रहे हैं तो यहाँ पे जनरली आपको अच्छा क्लाइमेट देखने को मिलेगा। अगर आप जम्मू कश्मीर जाएं तो वहाँ का एवरेज क्लाइमेट थोड़ा सर्दी वाला क्लाइमेट है ना। तो ये इस तरीके से हम इंफॉर्मेशन देख सकते हैं वेदर को देखते हुए, एवरीडे के एक एवरेज निकलता है। तो किसी एरिया में ज्यादातर सर्दी रहती है हर दिन, तो हम बोलेंगे वहाँ का क्लाइमेट ठंडा है। किसी एरिया में गर्मी रहती है, राजस्थान में रेगिस्तान वाला जो एरिया है वहाँ पे जो लोग रहते हैं गाँव में, उनके वहाँ गर्मी रहती है, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? वहाँ का क्लाइमेट गर्म है। तो वेदर और क्लाइमेट में ये रिलेशन है। वेदर हर दिन का चेंज होता है, क्लाइमेट एक एवरेज जो चेंज रहता है वो बताता है। फिर अब टेम्परेचर के बारे में देखते हैं। तो हर दिन हम जो टेम्परेचर महसूस करते हैं, है ना, द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर, वो हमारे एटमोसफेयर का टेम्परेचर होता है। और जो डिग्री होती है हॉटनेस की और कोल्डनेस की ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। और टेम्परेचर क्या होता है? हमने ना हमारा आसपास का एटमोसफेयर कितना गर्म है, कितना ठंडा है, उसको मेजर करने के लिए हम कैसे मेजर करते हैं? डिग्री सेल्सियस में। डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, वही हमारा टेम्परेचर है। आगे यहाँ पे बताते हैं द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। हर दिन और हर रात तो टेम्परेचर में आपको बदलाव देखने को मिलते हैं, लेकिन सिर्फ दिन और रात में ही नहीं, सीजन्स के अकॉर्डिंग भी किसी जगह का जो टेम्परेचर होता है वो उसमें बदलाव देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जब हमारा समर सीजन चलता है तो जनरली जो तापमान होता है वो गर्म ही बना रहता है, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा ही रहता है। सर्दियों के समय में, विंटर सीजन में जो हमारा टेम्परेचर है वो कुछ महीनों के लिए क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा टेम्परेचर है वो डे टू डे भी बदलता है और सीजन टू सीजन भी बदलता है। आगे बताते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जिससे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है टेम्परेचर का वो देखा जाता है, हम पढ़ लेते हैं। An important factor that influences the distribution of temperature is insolation। तो जो हमारे टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है जगह जगह, इस चीज को हम लोग बोलते हैं इंसोलेशन। एंड इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलार एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। और इंसोलेशन क्या है? हमारी अर्थ पर सूरज की जो किरणें आती हैं, ठीक है, उसकी जो एनर्जी होती है वो हमारी अर्थ पे हर जगह एक जैसी नहीं होती है। कहीं पे ज्यादा तेज उसकी रोशनी लगेगी, कहीं पे कम तेज उसकी रोशनी आएगी। तो ये प्रोसेस ही क्या है? इंसोलेशन। एंड द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। आप जानते हैं हमारी अर्थ, जो हमारा ग्लोब अगर आप देखें तो ग्लोब में बीच में से डिवाइड किया गया है एक लाइन से, जो हमारी अर्थ को दो हेमिस्फीयर में बांटता है, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में। तो इक्वेटर जो दोनों दो हिस्सों में बांट रहा है हमारी अर्थ को, उस पे जो सूरज की रोशनी होगी वो कैसी होगी? वो बहुत तेज होगी, मतलब उसका जो इंसोलेशन होगा वो डिफरेंट होगा। और जब आप इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाएं या फिर साउथ पोल की तरफ नीचे की ओर जाएं तो क्या होगा? सूरज की रोशनी जो होगी वो कम पड़ेगी। पोल वाले एरियाज में वहां पे सूरज की रोशनी का उतना तेज असर देखने को नहीं मिलेगा। मतलब जो इंसोलेशन है, ठीक है, जो इंसोलेशन है इक्वेटर वाले एरियाज में, कंट्रीज में, और पोल वाली जो कंट्रीज है वहां पे दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। देयरफॉर टेम्परेचर डिक्रीज इन द सेम मैनर। और इसी कारण क्या होता है? टेम्परेचर भी डिक्रीज होने लगता है। जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो भी टेम्परेचर में कमी आ जाएगी, है ना। तो आगे यहाँ पे बताते हैं ऐसा क्यों होता है। और यहाँ पे बोलते हैं कि आप जानते हैं कि जो हमारे पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो बर्फ की चादर से क्यों ढके हुए हैं? अगर हमारी अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो ये इतने गर्म हो जाएंगे, तो क्या होगा? ये इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा कि कुछ क्रॉप्स हम ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। और टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हायर देन दैट ऑफ विलेजेस। ऐसा बोलते हैं कि शहरों में तापमान थोड़ा ज्यादा होता है। कारण हम ये कह सकते हैं कि गाड़ियां हैं, फैक्ट्रीज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिलीज हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में शहरों में वो ज्यादा है।
तो आसपास का टेम्परेचर भी थोड़ा ज्यादा होगा ही होगा। एंड द कॉन्क्रीट एंड मेटल्स इन बिल्डिंग एंड द एस्फाल्ट ऑफ रोड गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे। डे के समय में क्या होता है, मेटल जो बिल्डिंग में लगे हुए हैं, कॉन्क्रीट हो गया, एस्फाल्ट जो रोड बनाने में यूज किया जाता है, वो गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, और इसी हीट को वो लोग रात में रिलीज करते हैं, है ना। आप कभी देखना गर्मी के मौसम में जो जो भी कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स वगैरह है, वो दिन भर बिल्कुल धूप में बिल्कुल तपती रहेंगी, और रात में क्या होगा, वही चीज आपको जो उनने दिन भर में जो भी उन्हें हीट ऑब्जर्व करी है ना, उसको वो लोग रात में रिलीज करेंगे। और यहाँ पे बताते हैं कि जो क्राउडेड और हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, मतलब काफी ऊंची जो बिल्डिंग्स होती हैं ना ऑफ द सिटीज, ट्रैप द वार्म एयर एंड दस रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज। और वो भी क्या करती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में जो गर्म हवा होती है उनको ट्रैप कर लेती हैं, टेम्परेचर सॉरी जो वार्मथ होती है उसको ट्रैप करके रखती हैं, और रात के समय में क्या करती हैं, उसको रिलीज करती हैं, या फिर परमानेंटली उनको क्या करती है, रिलीज करती रहती है। इस तरीके से वो अपने आसपास का टेम्परेचर क्या कर लेती हैं, गर्म कर लेती हैं, है ना, टेम्परेचर बढ़ा लेती हैं। अब हम आगे देखेंगे एयर प्रेशर के बारे में, और पहले यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया कि जो स्टैंडर्ड यूनिट है ना टेम्परेचर मेजर करने की, वो होती है डिग्री सेल्सियस, और जिसको इन्वेंट किया था एंडर्स ने, ठीक है, एंडर्स सेल्सियस ने, तो उनके सरनेम के नाम पे हम लोग डिग्री सेल्सियस बोलने लगे हैं। ऑन द सेल्सियस स्केल द वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री के तापमान पे पानी जम जाएगा, 100 डिग्री के तापमान पे 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे पानी उबलने लगेगा। अब एयर प्रेशर के बारे में देखा जाए तो यहाँ बताते हैं कि बुक हमसे कहती है कि हम लोग बहुत सरप्राइज हो जाएंगे जब हमें ये पता चलेगा कि हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो कंटिन्यूसली हमको वो हमको प्रेस करती है, ठीक है, वो काफी तेज फोर्स के साथ। लेकिन हम इसको फील क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि जो एयर है वो हमारे चारों तरफ, हमारे हमारे अगल बगल हर जगह है, और हमारी बॉडी में बिल्कुल इक्वल प्रेशर लगाती है। अगर इस साइड से कुछ प्रेशर लग रहा है तो उतनी प्रेशर इस साइड से भी लग जाएगा। दो तरफ से जब प्रेशर लगेगा तो इफेक्ट तो हमको पता ही नहीं चलेगा। एंड जो एयर प्रेशर होता है ना, इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। हवा का जो वजन होता है, उसका जो उससे जितना हमारी अर्थ के सरफेस पे क्या होता है, प्रेशर पड़ता है, उसी को हम लोग बोल देते हैं एयर प्रेशर। एज वी गो अप द लेयर ऑफ एटमोस्फेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। और जब आसमान में ऊपर की ओर आप जाओगे तो एयर का प्रेशर कम हो जाएगा। एंड द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेज विथ हाइट। और जो समंदर का जो लेवल होता है वहां पे एयर प्रेशर ज्यादा होगा, और अगर आप हाइट गेन करोगे एटमोस्फेयर में ऊपर की ओर जाओगे तो एयर का जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा, जो हवा का जो दबाव होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं और बताते हैं कि हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस। मतलब ये बताया कि किसी भी जगह पे एयर का जो प्रेशर होता है वो वहां के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे बताया है कि जिन एरियाज में टेम्परेचर जब हाई हो जाता है तो वहां की जो हवा होती है वो हीट हो जाती है, और जब हमारी हवा हीट होती है तो वो लाइटर हो जाती है और वो राइज होने लगती है आसमान में ऊपर की तरफ, वेयर टेम्परेचर, है ना, ये तो आपने देखा ही है, अभी हमने पढ़ा भी था। एंड दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया। और जब उस एरिया की हवा हल्की हो गई टेम्परेचर बढ़ने से और ऊपर की ओर निकल गई एटमॉस्फेयर में, तो वहां वाला जो एरिया वहां पे प्रेशर कैसा हो गया, वहां की हवा तो कम हो गई, तो एयर का प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं इस एरिया में क्या डेवलप हो गया, लो प्रेशर डेवलप हो रहा है। एंड लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लाउडी स्काईज एंड वेट वेदर। और जब भी आपको आसमान में बहुत ज्यादा बादल कभी दिखे तो आप समझ जाना कि आपके आसपास का जो एरिया है वहां पे प्रेशर कैसा हो गया, एयर का लो प्रेशर हो गया है। लो प्रेशर होगा मतलब आसपास खूब बादल दिखेंगे आपको, और वेट वेदर भी आपको देखने को मिल सकता है। और इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड। और जिन एरिया में टेम्परेचर कम होता है वहां की हवा ठंडी होती है, और जब हवा ठंडी होती है तो जो हवा होती है वो आसमान में ऊपर जाने की बजाय आसमान में और नीचे की तरफ आती है ना। और जब आसमान में हमारी जो हवा है वो और नीचे की तरफ आएगी तो हमारे आसपास के एरिया में क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, एयर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। एंड हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लियर एंड सनी स्काईज। और अगर आपका आसमान बहुत साफ है तो समझ जाइए प्रेशर काफी ज्यादा है ना, और बहुत धूप बढ़िया दिख रही है, धूप सूरज आपको दिख रहा है, एक भी बादल नहीं दिख रहे, क्लियर आसमान है, मतलब आपके एरिया में अभी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज्यादा है। एंड द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज। मतलब जहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा वहां की एयर, जहाँ पे प्रेशर कम होगा वहां पे जाके वहां पे मूव करने लगेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ।
और यहाँ पे डू यू नो सेक्शन में बोलते हैं कि जो मून है हमारा वहां पे तो कोई एयर ही नहीं है, और जब कोई एयर ही नहीं है तो मून में एयर प्रेशर तो होता ही नहीं है। एंड द एस्ट्रोनॉट्स हैव टू वेयर स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट्स, और जब एस्ट्रोनॉट मून पे जाते हैं तो उनको एक स्पेस सूट पहनना पड़ता है ताकि वो उनको प्रोटेक्ट कर पाए, क्योंकि वहां पे क्या है, जब वो मून पे जाएंगे तो वहां पे एयर तो है नहीं, तो उनके जो उनका जो स्पेस सूट होता है उसी में उनको ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाती है ताकि वो सांस ले पाए। और अगर वो स्पेस सूट नहीं पहनेंगे तो द काउंटर प्रेशर exerted by the body of the astronaut would make the blood vessel burst, the astronaut would bleed। लेकिन मान लीजिए वहां मून पे तो प्रेशर ही नहीं है, और अगर आप स्पेस सूट नहीं पहनेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर का जो प्रेशर है वो इतना ज्यादा होता है कि वो क्या करेगा, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो फट जाएंगी, और जो एस्ट्रोनॉट होगा उसको ब्लीडिंग होने लगेगी, मतलब उसकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए स्पेस सूट पहन के ही चांद पे एस्ट्रोनॉट जाया करते हैं। आगे देखें अब हम विंड के बारे में देखेंगे। विंड मतलब a wind is named after the direction from which it blows। तो जिस दिशा से जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो करती है उसी डायरेक्शन पे हमने विंड का नाम दे दिया। अभी हम आगे देखेंगे, है ना। फ्रॉम द वेस्ट इज कॉल्ड वेस्टर्ली, फ्रॉम द ईस्ट इज कॉल्ड ईस्टर्ली। मतलब बताते हैं अगर वेस्ट की तरफ से विंड फ्लो कर रही है तो उस विंड का नाम हो जाएगा वेस्टर्ली विंड। अगर विंड हमारी नॉर्थ की तरफ से आ रही है तो हम उसको बोलेंगे, सॉरी ईस्ट की तरफ से अगर आ रही है तो हम उसको बोलेंगे ईस्टर्ली विंड। अभी हम एक पिक्चर में भी देखेंगे। फिर आगे बताते हैं, जो विंड में बताया गया कि द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड, है ना। जब हमारी एयर जो होती है जब वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले एरिया में जाएगी तो बहते हुए जाएगी, इसी को हमने क्या बोला है, विंड बोला है। एंड यू कैन सी विंड एट वर्क एज इट ब्लोज ड्राई लीव्स डाउन द पेवमेंट और अपरूट्स ट्रीज ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। बताते हैं कि आपने हवा को बहते हुए देखा है, कैसे, पत्ते उड़ रहे हैं, क्यों उड़ रहे हैं, हवा चल रही है, ठीक है। तूफान आता है तो पेड़ उखड़ जाते हैं, खंबे टूट जाते हैं, क्यों, हवा के कारण। और कभी कभी क्या होता है, विंड इतना तेज, विंड जो होती है काफी अच्छे से बहती है, ज्यादा नुकसान नहीं करती, ठीक है। तो आपने कई बार देखा होगा कि अगर कहीं पे हमने आग लगाई तो वो जो धुआं होगा, जिस जिस डायरेक्शन में हवा बह रही होगी उसी डायरेक्शन में वो जो धुआं है वो बहने लगेगा, ठीक है। और कभी कभी धूल उड़ने लगेगी, ये सब विंड के कारण होता है। और जो विंड होती है वो कभी कभी इतनी स्ट्रांग होती है कि आप उसके अगेंस्ट वॉक भी नहीं कर सकते, अब चलने में बड़ी मुश्किल होगी। और आपने ये सब कहीं ना कहीं अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में कभी ना कभी महसूस जरूर किया है। और आप काफी एग्जांपल्स और आप अपनी तरफ से यहाँ बुक करिए कि आपको पता ही है कि विंड कैसे फ्लो करती है। काफी एग्जांपल्स हमने देखे अपनी लाइफ में। अब मेन चीज पे आते हैं, जो हमारी विंड है उसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो टाइप है वो है परमानेंट विंड। तो जो ट्रेड विंड्स होती हैं, जो वेस्टर्लीज मतलब जो वेस्ट से फ्लो करती हैं, और जो ईस्टर्लीज विंड है जो ईस्ट डायरेक्शन से आती हैं, इनको हमने परमानेंट विंड बोला है। और ये जो विंड होती है ये लगातार बहती हैं। दीज विंड ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। साल के सभी दिनों में ये एक फिक्स डायरेक्शन में लगातार ब्लो करती हैं, बहती रहती हैं, ठीक है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है सीजनल विंड, जो कि अपनी डायरेक्शन को बदल लेगी हर सीजन के अकॉर्डिंग। एग्जांपल मॉनसून इन इंडिया। आप भी जानते हैं हमारे इंडिया में मॉनसून मतलब जब बारिश आती है तो बारिश आने से पहले जो हवा होती है ना वो समंदर वाले एरिया से अरेबियन सी से इंडिया की तरफ होती है। तो अरेबियन सी से पूरा मॉइस्चर कैप्चर करके, वाटर वेपर्स कैप्चर करके इंडिया की तरफ आ जाती है लेके हवा के साथ। इंडिया में पानी गिरता है और जब यहाँ का पानी का मौसम खत्म होने वाला रहता है तो ये जो हवा है ये वापस जाने लगती है, तो अपनी डायरेक्शन को ये चेंज कर लेती है। फिर जो लोकल विंड्स होती है उसमें बताते हैं कि ये जो होती है ये दिन में या फिर साल में एक पर्टिकुलर टाइम के बीच में ही बहती है। एग्जाम्पल में बताया है कि जो लैंड और सी ब्रीज होते हैं, ठीक है, समुद्री जो हवा होती है और जो जमीन पर जो हवा होती है, ये आपके इसमें एग्जाम्पल के रूप में बताया गया है। तो ये लोकल विंड्स है ना। और यहाँ पे बोलते हैं, डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, इट इज कॉल्ड लू। जो नॉर्दर्न इंडिया है हमारा, वहां पे हमने एक लोकल विंड के बारे में काफी बार सुना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं लू, ठीक है। इससे कई बार लोग बीमार भी हो जाते हैं, काफी गर्म हवा होती है, तो ये भी एक लोकल विंड का एग्जाम्पल है। अब इस डायग्राम में यहाँ पे बताया है मेजर प्रेशर बेल्ट एंड विंड सिस्टम, जो कि हमें बड़ी क्लासेस में पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारा इक्वेटर वाला जो एरिया होता है उसमें सूरज की रोशनी अच्छे से पड़ती है, तो इक्वेटर वाले एरिया में टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारी एयर एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर बढ़ेगी, तो उस एरिया में बनेगा लो प्रेशर। क्या बनेगा? लो प्रेशर, ठीक है।
और जो हमारे पोल वाले एरियाज होते हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल हो गया ये 90 डिग्री नॉर्थ में, और साउथ पोल है हाई प्रेशर आ रहा है 90 डिग्री साउथ में। यहाँ पे सर्दी ज्यादा पड़ने के कारण हवा का टेम्परेचर ठंडा रहता है, ठंडा रहता है तो वो एटमॉस्फेयर में ऊपर ना जाने की बजाय नीचे जाती है, और नीचे नीचे आती है, हाई प्रेशर क्रिएट कर देती है। इसलिए देखिए पोल के तरफ पे हाई प्रेशर देखने को मिल रहा है, इक्वेटर वाले एरिया में लो प्रेशर देखने को मिल रहा है। उसी प्रकार कई सारे प्रेशर हमारे को देखने को मिलते हैं, सब पोलार लो प्रेशर, ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सब पोलार लो प्रेशर। तो जो कि हमें आगे की क्लासेस में डिटेल में पढ़ना है, बस अभी ये पिक्चर आप देख सकते हैं। हमको याद रखना है परमानेंट विंड, सीजनल विंड एंड लोकल विंड। अब यहाँ पे साइक्लोन के बारे में बताया है, जो कि एक कुदरती क्या है, आपदा है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे यही बताते हैं कि हमारे भारत की ईस्टर्न सी कोस्ट में एक बार साइक्लोन आया था, बे ऑफ बंगाल में, डेट है कि 1999, और इस साइक्लोन ने उस शहर की सॉरी उस राज्य की, स्टेट की 5 डिस्ट्रिक्ट्स को बड़ा इफेक्ट किया। And another super cyclone occurred on the 29th of October 1999 that devastated large portion of the state। और एक और साइक्लोन आया जो बहुत खतरनाक साइक्लोन था, तो हमने उसको नाम दिया सुपर साइक्लोन, और ये आया था 1999 अक्टूबर में, और इससे भी बहुत नुकसान हुआ था। डैमेज इतना ज्यादा हुआ था जिसमें हवा की जो वेलोसिटी थी, जो गति थी, वो बहुत तेज थी, बहुत तेज पानी गिरा, टाइडल सर्ज हुआ, बहुत तेज तेज लहरें उठी समंदर किनारे, और जो विंड थी उसकी स्पीड थी 260 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 260 किलोमीटर विंड ट्रेवल कर पा रही थी, और ये 36 आवर्स तक चला, 36 घंटों तक ये तूफान चला। तो यहाँ पे यही बताते हैं कि इस तूफान के कारण पेड़ उखड़ गए, और जो कच्चे जो मकान बने रहते थे वो टूट गए, डैमेज हो गए, कईयों की क्या हो गई, छत गिर गई, इंडस्ट्रियल शेड हो गई, ये सब बहुत डैमेज हुआ था। पावर सप्लाई पूरी कट गई, टेलीकॉम लाइंस हो गई, वो भी पूरी कंप्लीटली डैमेज हो गई। हैवी रेन हुई थी बहुत, 3 दिन तक ये साइक्लोन चला था। इस तेज बारिश के कारण उड़ीसा में क्या हुआ, फ्लड आ गई थी, क्योंकि बहुत सारी जो नदी थी उनमें बहुत ज्यादा पानी गिरने के कारण बहाव तेज हो गया, लेवल बढ़ गया पानी का, आसपास के एरिया में बाढ़ आ गई। साइक्लोन की जो विंड थी उसने क्या किया, टाइडल वेव थी वो 20 किलोमीटर तक अंदर आने लगी, जमीन के अंदर 20 किलोमीटर तक समुद्र का पानी आ चुका था, ठीक है। बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था कोस्टल एरियाज में। 7 से 10 मीटर की जो टाइडल वेव थी वो अचानक से आने लगी और बहुत ज्यादा तबाही मचाई, पूरा जो चावल की जो पैडी की जो क्रॉप्स थी वो भी बर्बाद हो गई। इन शॉर्ट ये बताया गया है कि साइक्लोन जो होते हैं, ये तूफान जो आता है, ये बहुत नुकसान हमको पहुंचाता है, ठीक है। और अगर साइक्लोन और ज्यादा पावरफुल है तो हमने उसको यहाँ पे नाम दिया सुपर साइक्लोन। और साइक्लोन साल में 1-2 बार जरूर आपको न्यूज में भी देखने को मिलते हैं, बताया जाता है कि ये साइक्लोन आ रहा है, उसके नाम हम लोग रख देते हैं। तो इस पैराग्राफ में साइक्लोन के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दी थी, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, आगे एक स्टोरी फॉर्मेट में दिया हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे मॉइस्चर की। तो मॉइस्चर क्या होता है, देखिए यहाँ पे बताया, व्हेन वाटर इवोपरेट्स फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज इट बिकम वाटर वेपर। जब हमारा जो पानी है, जमीन वाले हिस्से में जो पानी है, जब वो भाप बन के ऊपर उठता है, या फिर मान लीजिए नदियों में से, तालाब में से, समंदर में से जब वो पानी गर्म होता है, इवोपरेट होता है, तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और जो मॉइस्चर होता है हमारी हवा में, उसको हमने, और ठीक है, और एक तरह का हमारी हवा में मॉइस्चर क्रिएट होता है किसी भी समय जो रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी, ठीक है। और व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट अ ह्यूमिड डे, ठीक है। तो हमारा एयर अगर मान लीजिए वाटर वेपर से भर जाए हमारे एटमॉस्फेयर की एयर, तो उस दिन बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी, मतलब मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो गया हवा के अंदर, और उस दिन को हम बोलेंगे ह्यूमिड डे। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो हमारी एयर है जब वो और ज्यादा गर्म होती है, तो उसकी जो कैपेसिटी होती है वाटर वेपर को होल्ड करने की, वो बढ़ जाएगी, और इसके कारण क्या होगा, हमारा जो दिन है, उस वो जो दिन रहेगा, पर्टिकुलर डे जो रहेगा, वो और ज्यादा ह्यूमिड हो जाएगा। और ऑन अ ह्यूमिड डे क्लॉथ टेक लॉन्गर टू ड्राई एंड स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट इवेपोरेट इजीली मेकिंग अस फील वेरी अनकंफर्टेबल। अब जब हमारे आसपास की एयर में क्या होगा, बहुत सारा वाटर वेपर अगर है, बहुत ज्यादा ह्यूमिड है हमारी एयर, तो अगर आप कपड़े सुखाएंगे तो कपड़े सूखेंगे नहीं जल्दी से, आपका अगर पसीना आएगा तो वो एवेपोरेट नहीं होगा, मतलब आपको बहुत ज्यादा पसीना आएगा, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है। तो आगे देखते हैं। और जब वाटर वेपर ऊपर की ओर जाती है एटमॉस्फेयर में, और ऊपर की ओर जाती है, तो वो वापस से ठंडी हो जाती है। एंड जब वाटर वेपर ठंडी होती है तो उसका कंडेंसेशन होता है,
कंडेंसेशन से वो वापस से पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब पानी से भाप जब बनती है उस प्रोसेस को एवेपोरेशन बोलते हैं। भाप में क्या होता है, वाटर वेपर होती है, और जब वाटर वेपर वापस से पानी की ड्रॉप्स बनती है, बूंद बनती हैं, वो जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है। एंड व्हेन दीज ड्रॉपलेट ऑफ वाटर बिकम टू हैवी टू फ्लोट इन एयर, और जब ये इतनी भारी हो जाती है कि जब ये हवा में तैर ही नहीं पाती है, रुक ही नहीं पाती पानी की ये बूंदें, तो क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है। प्रेसिपिटेशन का मतलब वो किसी ना किसी फॉर्म में वो जो वाटर वेपर है वो वापस से हमारी सरफेस पे आएगी। या तो पानी गिरने लगेगा, बारिश होने लगेगी, या तो बर्फ गिरने लगेगी, या तो ओले गिरने लगेंगे। ठीक है। और यहाँ बताते हैं जो जेट प्लेन्स होते हैं जो हवा में उड़ते हैं, वो एक तरह की सफेद सफेद कलर का, आपको आपने आसमान में देखा होगा जहां से भी वो जेट प्लेन उड़ता है तो उसके पीछे वाले एरिया में सफेद कलर के आपको क्लाउड्स जैसा कुछ फॉर्मेशन दिखता है। ठीक है। ये बताते हैं कि ये जो ट्रेल्स होती है ना, ये होता है द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन कंडेंसेस। तो जो उनका इंजन होता है उसमें से जो मॉइस्चर निकलता है ना, वो क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, मतलब वो पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है। एंड वी सी ट्रेल्स ऑफ दिस कंडेंस्ड मॉइस्चर फॉर सम टाइम व्हेन देयर इज नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब इट। और अगर आसपास हवा नहीं चल रही है तो हमको उनका ये जो मॉइस्चर है वो एक फॉर्म में दिखता है क्लाउड्स की तरह। प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। और जो प्रेसिपिटेशन जो लिक्विड फॉर्म में होता है और जब हमारी अर्थ पर जो आता है उस चीज को हम लोग बोलते हैं रेन। और जो हमारा सबसे ज्यादा जो ग्राउंड वाटर है वो रेन वाटर से ही मिलकर बना है। जो प्लांट्स होते हैं वो रेन वाटर को प्रिजर्व करके रखते हैं। अगर आप किसी भी हिल साइड्स में क्या करेंगे, प्लांट और ट्रीज को काट देंगे, तो जब वहां पे बारिश होगी तो वहां का पानी रुक नहीं पाएगा वहां पे, क्योंकि पेड़ क्या होते हैं, पानी को रोक लेते हैं। और क्या होगा, वो पूरा पानी नीचे के एरियाज में जाएगा और वहां पे फ्लड आने का खतरा हो जाता है। और इसी मैकेनिज्म पे यहाँ पे बताते हैं कि 3 तरह की रेनफॉल है, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड द साइक्लोनिक रेनफॉल। अब इनको देखते हैं क्या होती है। और यहाँ पे देखिए हमको रेनफॉल के कुछ डायग्राम्स बताए हैं। सबसे पहले साइक्लोनिक रेनफॉल के बारे में हमको यहाँ बताया है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब कोल्ड एयर एक तरफ से आ रही है, एक तरफ से वार्म एयर आ रही है, कोल्ड एयर नीचे की ओर रहेगी, वार्म एयर आप भी जानते हैं ऊपर की ओर उठ जाती है, तो कौन किस तरह की रेनफॉल वहां पे होगी, वहां पे साइक्लोनिक रेनफॉल होगी, जो काफी तेज और काफी खतरनाक रेनफॉल होती है। फिर दूसरी तरह की जो रेनफॉल है जिसको रिलीफ या फिर ओरोग्राफिक रेनफॉल भी बोला जाता है, ये जनरली आपको माउंटेनियस एरियाज में देखने को मिलेगी। नीचे से जो मॉइस्ट एयर है वो ऊपर जाएगी, कंडेंस होगी और वहां पे पानी गिरने लगेगा। ये जनरली पहाड़ी इलाकों में होती है। फिर एक जो होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल, इसमें क्या होता है, नॉर्मल क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एयर वार्म होगी, जब वार्म होगी एयर तो वो ऊपर जाएगी। अब उस एयर में जितना भी मॉइस्चर है, जितनी भी वाटर वेपर्स हैं, वो ऊपर जाके कंडेंस हो जाएंगे और उस एरिया में पानी गिरेगा। तो ये रही 3 तरह की रेनफॉल इस क्लास के अकॉर्डिंग जो हमको अभी पढ़नी थी। साइक्लोनिक, कोल्ड और वार्म एयर से मिलकर, रिलीफ जनरली जो मॉइस्ट एयर के कारण होती है और ये माउंटेनियस एरिया में होती है, एंड कन्वेक्शनल रेनफॉल जिसमें वार्म एयर ऊपर जाती है, कंडेंस होती है वाटर वेपर्स उसमें, और फिर वहां पे पानी गिरता है। फिर यहाँ पे आगे बताते हैं कि रेनफॉल काफी इंपॉर्टेंट होती है प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए, एनिमल्स भी हो गए, और इससे हमको फ्रेश वाटर मिलता है सरफेस के लिए, अर्थ के सरफेस के लिए। अगर कम पानी गिरेगा तो पानी की कमी हो जाएगी, सूखा पड़ जाएगा। ऑन द अदर हैंड इट इज मोर फ्लड टेक प्लेस, इफ इट इज मोर फ्लड टेक्स प्लेस, मतलब अगर और ज्यादा अगर रेन गिर जाती है तो फिर वहां पे बाढ़ आने को मिलती है। अभी इस चैप्टर में हमने पढ़ा था प्रेसिपिटेशन, उसका एक एग्जांपल हमने पढ़ा था रेन, है ना, बारिश होना। तो प्रेसिपिटेशन और तरीके से भी होता है जिसमें स्नो हो जाता है, बर्फ गिरती है, हेल मतलब आपके अपना जो ओले होते हैं, है ना, हिल मतलब ओले हो गए, स्नो मतलब बर्फ हो गई, और जो स्लीट होता है इसमें क्या होता है, ओले के साथ साथ पानी भी गिरता है। इस तरह के प्रेसिपिटेशन को स्लीट बोला गया है। तो इस चैप्टर में इतना ही हमको सीखने को मिलता है, और अब हम आगे अगले लेक्चर में अगले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब ई आनंद फॉर कंप्लीट lectures of class 7 geography NCERT. Thank you very much.